नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज हमारे साथ खास मेहमान मास्टर सतबीर गोयल जी मौजूद हैं। शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि इन्होंने पहले तो जैसे मास्टर थे, ये अब नई पारी की शुरुआत कर दी है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दामन इन्होंने, आपको बता दें कि कल जो राज्यसभा सांसद है सुशील गुप्ता, उनकी अगुवाई में दिल्ली में थाम लिया है। तो किस तरह से ये काम करेंगे और इनसे कुछ सवाल पूछेंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं। आप भी जो शहर में चर्चाएं चल रही हैं उस जनता से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उन सभी सवालों को इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाब देंगे। तो सर, सबसे पहले आपका कैथल खबर में स्वागत है। धन्यवाद विक्रम। सबसे पहले तो कैथल खबर के दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार जी। और आपने नई पारी की शुरुआत की है। अब आप पहले तो टीचर थे, अब आपने एज ए मतलब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके नेता बन गए हो आप। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपका। नहीं, नेता तो खैर मैं अपने आप को नहीं समझता जी। पहले भी हम इसी तरह से संगठनों में काम करते थे और मैं तो इस पार्टी को ही राजनीतिक पार्टी कम और संगठन ज़्यादा समझता हूँ जी। क्योंकि इनकी जो कार्य प्रणाली है जी। बहुत दिनों से, लगभग 28 सालों से तक हमने कर्मचारी संगठनों में अलग अलग फ्रंट पर काम किया है। जी सर, मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे, जैसे सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस भी है और भी बड़ी पार्टियां हैं, आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? हाँ, जैसे मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी जी। का अगर मतलब बहुत दिनों से हम इन सभी पार्टियों को फॉलो करते आए हैं और लगातार सभी पार्टियों के खिलाफ हमने आंदोलन भी किए हैं। जी। और हर पार्टी की लाइन का भी और उसकी विचारधारा का भी हमें पता है। जी। समझ हो जाती है इतने उसमें। जी। आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? जी। अगर आप देखो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी या उनकी टीम एक भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। जी। सभी के सभी साधारण घरों के बच्चे हैं। जी। और वेल इंटेलिजेंट, अपने फील्ड के माहिर। अब अरविंद केजरीवाल जी आईआरएस थे। जी। उनकी मिसेज आईआरएस थी। अगर उनको, बहुत से लोग कह देते हैं भाई पैसे कमाने के लिए आए होंगे, राजनीति में पैसे कमाने के लिए ही लोग आते हैं आजकल, मतलब वैसे एक नैरेटिव बना हुआ है ये कि राजनीति तो जैसे होती ही पैसे के लिए है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इन्होंने इस नैरेटिव को तोड़ा है जी। पैसा ये आईआरएस होते हुए कितना ही कमा सकते थे जी। इनके सहयोगी हैं संदीप पाठक जी, विदेश से पीएचडी करके आते हैं, आईआईटी में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसरी छोड़ के मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उनकी कसक एक ही थी कि समाज सेवा तो उस साइंटिस्ट में जिस चीज़ की वो रिसर्च करके आए, फोटो सेल जो ये अपनी सोलर सेल बनते हैं, इसमें भी एक प्रकार की समाज सेवा है, लेकिन वो वहाँ उतनी समाज सेवा नहीं कर सकते थे जितनी इस फ्रंट पर आके कर सकते हैं। जी। हर आदमी या तो वो फॉरेन से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आया हुआ है, अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो चाहें तो बहुत बढ़िया जॉब वो कर सकते थे सारे के सारे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में वही कसक है जो मेरे दिल में भी है, जिसके लिए मैंने भी पार्टी ज्वाइन की है। क्योंकि इन लोगों ने पार्टियों का नैरेटिव ही चेंज कर दिया राजनीति का। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जिसका कोई भी पार्टी नाम तक नहीं लेती थी इलेक्शनों के अंदर, इन्होंने इस राजनीति के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का नैरेटिव सेट कर दिया। सिर्फ नैरेटिव सेट नहीं किया, काम किया है। दिल्ली के अंदर मुंह बोलती तस्वीरें हैं स्कूलों की। माननीय मनीष सिसोदिया जी जो एक आइकॉन बन चुके थे शिक्षा का, और जिनको जानबूझ के अनर्गल अनाप शनाप आरोप लगा के इसलिए जेल में डाल दिया गया कि अगर ये इसी तरह से शिक्षा पर काम करते रहे तो आने वाले समय में हो सकता है इन दूसरी पार्टियों को कोई पूछने वाला ही ना रहे। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आज एक मुख्य मुद्दा है किसी भी परिवार का। हमारा भी मानना यह है कि किसी परिवार को अगर गरीबी से निकालना है तो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे दो। एक बच्चा अगर क्वालिटी एजुकेशन लेके
रोजगार आगे निकल गया तो उस घर की गरीबी मिट गई। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण बैठा हूं इस बात का। मैं अपने परिवार से मतलब बिल्कुल साधारण से साधारण परिवार से हूं जी। मैं पढ़ गया, पढ़ लिख के मतलब ठीक सा रोजगार मिल गया, मैंने अपने बच्चों को ठीक पढ़ा दिया, तो आज मेरे बच्चे वहां हैं जहां मैं कभी सपने में भी सपना भी नहीं ले सकता था कि मेरे बच्चे भी वहां जा सकते हैं जी। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से। अब मैं यही समझता हूं, वैसे तो शिक्षा के लिए हमें 28 साल तक लड़ते रहे जी। लेकिन शिक्षा हम संगठनों के माध्यम से शिक्षा को बचाने के लिए बैरिकेड का तो काम करते रहे, लेकिन हम कुछ बढ़िया करने की अगर कोशिश करें वो हमारे हाथ में नहीं था, वो सारा राजनीति से तय होता है जी। दूसरी बात स्वास्थ्य की, यहाँ का स्वास्थ्य का हाल क्या है आप अच्छी तरह से समझते हैं। दिल्ली का जो मॉडल है ये मोहल्ला क्लिनिक का, और अब पंजाब में 580 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बन गए, उनमें बाकायदा डॉक्टर, हर तरह का टेस्ट, बढ़िया दवाइयाँ, मतलब जहां बढ़िया टेस्ट हो गया डॉक्टर तो टेस्ट के आधार पर काम करेगा। जी जी। तो गांव के अंदर अगर ये चीजें मिल जाती हैं बहुत बड़ी चीज है। ठीक है बड़ी बीमारी हो सकता है, सारी बीमारी तो वहां मल्टीपल ना हो, डॉक्टर आगे भेज सकते हैं, लेकिन एक दो डॉक्टर हो जाएं, लेडी डॉक्टर हो जाए, और ये इस तरह की चीजें ये मोहल्ला क्लिनिकों में की हुई हैं जी। रोजगार की जहां तक बात है, आप अपने यहाँ हरियाणा में देखते हैं पायलट के कितने सेंटर खुले हुए हैं जी। बिल्कुल, मतलब पूरा रेला का रेला चलता है बच्चों का, क्योंकि रोजगार खत्म हो गए। पहले बच्चे लाइब्रेरी में जाते थे, लाइब्रेरी में नौकरी का इंतजार कर करके अब वो आईलेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे आईलेट करके किले वगैरह बेच के चलो स्टडी बेस पे निकल जाते हैं, वो भी एक जेन्युइन है जी। लेकिन जो डार की डार हमारी पनामा के जंगलों में चल रही हैं बेरोजगारों की बेचारों की जी। किसी का मर्डर कर दिया जाता है, कोई बीमार होके मर जाता है, और सैकड़ों किलोमीटर उनको पानी में चलना पड़ता है, वहां मच्छर काटते हैं, सांप काटते हैं जी। वो कितनी मजबूरी होगी उन बच्चों की आप ये देख सकते हैं जी। वो मजबूर नहीं हो सकते थे अगर यहां राजनीति सही होती। अपने देश में किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो नियत की। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हमारा युवा, हमारे युवाओं का रोजगार जी। आप देखेंगे पंजाब में सरकार आते ही 28,000 से ज्यादा नौकरियां पहले साल में दे दी। किसी भी सरकार में हमने ये नहीं देखा पहले साल में इतनी नौकरियां दे दी हों। 14,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया जी। किसानों के यहां जहां मतलब ओलावृष्टि से पंजाब में भी नुकसान हुआ, हरियाणा में भी नुकसान हुआ। पंजाब में 15 दिन के अंदर अंदर किसानों के खाते में पैसे थे, यहां आज तक फसल कट के जाली गिरदावरी नहीं हुई, पैसे तो डलना दूर की बात है जी। तो इस करके जिस तरह की वो मतलब हाँ भ्रष्टाचार पर जो चोट की है, कुछ लोग जिस तरह का नैरेटिव सेट करते हैं फ्री बीज, फ्री बीज, फ्री का नहीं होना चाहिए जी। दिल्ली में फ्री की बस सेवा है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री है जी। पानी फ्री है, शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे 50 लाख रुपए का मतलब ऑपरेशन हो जाए सरकार देती है जी। यहाँ ये 5-5 लाख रुपए का यू क्या है आयुष्मान कार्ड बना के इतराते नहीं थकते जी। इसी तरह से पंजाब में कोई सैनिक शहीद हो जाता है 1 करोड़ रुपए देते हैं। सबसे बड़ा जो माफिया होता है अपने प्रदेश में भी है और पंजाब में भी था, जो खनन माफिया जिसको कहते हैं, खनन माफिया की कमर तोड़ के और 5.5 रुपए फीट के हिसाब से रेता पंजाब में किया हुआ है। यहाँ 32-33 हजार है, चलो कुछ किराया वगैरह भी लगा लें तो 10-15 हजार रुपए पड़ जाएगा ना, 10-15 रुपए फुट स्क्वायर फीट पड़ जाएगा। तो ये वो चीजें हैं, भ्रष्टाचार को वहां लगाम लगाई। पहली वो पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार का पता चलते ही स्वास्थ्य मंत्री थे यहाँ पंजाब में,
सिर्फ 1% का कमीशन ले रहे थे वो, जी हाँ बिल्कुल। और किसी और को नहीं पता था। मुखिया को पता चला, माननीय भगवंत मान को, जी घर का रास्ता दिखा दिया, घर का रास्ता नहीं, जेल का रास्ता दिखा दिया। जी ये होते हैं काम। जी जब आप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए अपने लोगों को नहीं बख्शोगे तो दूसरे तो अपने आप आंख हो जाएगी। जी कर्मचारी भ्रष्टाचार नहीं करता अगर ऊपर से सह ना हो तो। जिस दिन भ्रष्टाचार ऊपर से रुक जाएगा, कर्मचारी की कोई हिम्मत नहीं कि वो भ्रष्टाचार कर जाए। जी तो इसलिए ये सारी चीजें देख के, क्योंकि हमने इतने सालों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारों को बचाने के लिए लड़ाइयां लड़ी, और अब मतलब हमने जो नौकरी की वो तो चलो हमारी नौकरी थी, ड्यूटी थी, जी लेकिन जो तनख्वाह मिलती थी वो लोगों के टैक्स से मिलती थी। उनसे हमारे बच्चे पढ़े हैं, उनसे हमारे बच्चे आज इस लायक हैं कि अच्छे से कमा खा रहे हैं। जी अब अगर हम रिटायर हो गए, रिटायर होके हम आराम भी कर सकते हैं, बच्चों के पास जाके मतलब मौज मस्ती भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये एक प्रकार से पीठ दिखा के पलायन करना होगा। अब जनता से जो हमने लिया है, जनता ने जहां हमें इतना दिया है, उसको रिटर्न करने का समय है जी कि अपनी जान पर खेल के भी हम जनता के लिए अगर कुछ कर पाए जी तो बिल्कुल करेंगे। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, इन्हीं बातों को लेके मतलब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। और मैंने नहीं, आम आदमी पार्टी आज युवा के दिलों की धड़कन बनी हुई है, जी बशर्ते कि आम आदमी पार्टी में ठीक तरीके के लोग काम करना शुरू करें। जी और लोग तो चाहते हैं। मैंने अपने साथियों के बीच में एक गूगल फॉर्म सर्वे किया, जी सर्वे गूगल फॉर्म भेजा। 70% लोगों ने ये कहा कि जी ये पार्टी ज्वाइन करो, क्योंकि जो लोग मेरी कार्य प्रणाली को जानते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लगन के साथ, जुनून के साथ काम करते हैं, जी तो वो भी मतलब समझते हैं भाई आज इस पार्टी का उभार या इस पार्टी को सहयोग इसलिए जरूरी है कि ये पार्टी मुद्दों की बात करती है, मतलब फालतू बात नहीं करती। मतलब जो ऑप्शन आपने सभी दे दिए, सभी पार्टियों को दे दिए। 70% लोगों ने जो आपके साथ काम कर 70% लोगों ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो। मैंने तो एक ऑप्शन ये भी लिखा था भाई संगठनों में काम करते रहें जी या दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें जी या घर बैठ जाओ। जी 5% ने तो कहा घर बैठ जाओ जी। जी 20% ने कहा मतलब संगठनों में ही काम करते रहना चाहिए, जी और 5% ने कहा दूसरी पार्टी कोई ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जी और 70% ने कहा कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। तब जाके ये समझो कि मेरा खुद का डिसीजन नहीं था, मेरे साथियों का डिसीजन है ये कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। जी तो सर अगर बात करें, मतलब आपने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात की, आम आदमी पार्टी की बात की, अगर बात करें जनाधार की, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का अभी तक कोई जनाधार इतना खास दिख नहीं रहा है, सिवाय दिल्ली और पंजाब को छोड़कर। देखो, हरियाणा दिल्ली पंजाब से अलग नहीं है। जी पंजाब में जो काम होंगे, दिल्ली में जो काम होंगे, जी उन कामों को लोगों तक ले जाने की जरूरत है। जी वो काम हम करेंगे, जी लोग तैयार बैठे हैं। 6 महीने के अंदर अंदर इस पार्टी को उस पोजीशन पर ले आएंगे कि ये कंपटीशन में दिखाई दे। और क्योंकि इनके पास काम है गिनाने के लिए, बाकियों के पास काम नहीं होते। आज जिस तरह से हरियाणा में कहीं चिराग नाम की योजना आ रही है, उससे शिक्षा को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। भाई सरकारी स्कूल से बच्चे चले जाओ, ये कोई बात होती है? जी चाहे स्कूल मर्जर के नाम पर स्कूलों को बंद करने की बात है, जी ये बंद कर रहे हैं, वह खोल रहे हैं। तो यू जो काम है, अगर हम लोगों के बीच ये काम ले जा पाए तो लोग तैयार बैठे हैं सहयोग के लिए। जी मैंने तो जहां भी बात की है, आपके बीच में ही 28-31 साल तक सर्विस की है। जी बहुत से बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़े हैं। जी मैं भी पढ़ा हूँ जी। आप भी पढ़े हो। जी मैंने सबसे ये सलाह की है, जी क्योंकि मैं ना तो राजनीति की चसक, ना मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड, जी सिर्फ है तो जो ये मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को
की चसक जरूर है कि किसी ना किसी तरह किसी फ्रंट पर जाके इनको हम आगे बढ़ा सकें जी। और लोग तैयार बैठे हैं, बशर्ते कि आप लोगों के बीच में ये बात ले जाने के लिए तैयार हों। जी सर, आप 24-25 साल से लगातार आपने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों की आवाज़ उठाई। हाँ। उसके बाद जन शिक्षा अधिकार के मंच नीचे आपने शिक्षा को बचाओ के लेकर बात की आपने। तो जो कर्मचारी हैं अब वो आपके साथ लगेंगे, मतलब और कोई बड़ा काम आपने इस दौरान किया हो, कोई बड़ी उपलब्धि आपने की हो जो आप मतलब कर चुके हो, और कोई टीस आपके मन में रहेगी हो अभी इतने साल तक मैंने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों की आवाज़ उठाई और वो अभी तक पूरी ना हुई? देखो, 28 साल से मैंने कर्मचारी मूवमेंट में काम करना शुरू किया जी। मतलब, और वो भी इसीलिए करना शुरू किया कि जब हम लगन से दिल से अपना काम करते हैं, जैसे मेरा काम तो पढ़ाई का था जी। उसके बाद वहां पर अगर कोई कमी नजर आती है तो उस कमी को दूर करने के लिए हमारा नैतिक फर्ज बन जाता है कि हमें मतलब धरने प्रदर्शन या जैसे भी उसका समाधान हो सकता है वो करवाने की कोशिश करें जी। इसलिए मैं संगठनों में आया। जी। संगठनों में रहते हुए 1993 में मैं सर्व कर्मचारी संघ की स्ट्राइक में भाग लिया। उसमें 40,000 लोग टर्मिनेट किए, साथ में मैं भी टर्मिनेट था। उस समय पहली टर्मिनेशन थी। फिर रोडवेज आंदोलन में अम्बाड़ा जेल में रहे जी। रोडवेज को बचाने के लिए, जो आज पूरी तरह लगभग खत्म हो चुकी है। किलोमीटर स्कीम की बसें हैं ये जो नीली नीली दिखाई देती हैं, और इन पर जो ड्राइवर होते हैं वो अनट्रेन्ड ड्राइवर हैं। मतलब सरकारी में और इसमें यही फर्क है, सरकारी बस का जो ड्राइवर होता था वो बिल्कुल ट्रेंड होता था जी। ये आज एक्सीडेंट करते हैं और लोगों को यूं नजर आता है भाई रोडवेज की बस का एक्सीडेंट है, जबकि वो रोडवेज की है ही नहीं जी। तो उसको बचाने के लिए जेल में रहे, अम्बाड़ा जेल में रहे। पीटीआई हमारे निर्दोष पीटीआई थे, उनका कोई कसूर नहीं था, उनको कान पकड़ के दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। उनका आंदोलन लड़ा तो सरकार ने ट्रांसफर कर दी जी। अब ये चिराग और मतलब स्कूलों को, लड़कियों के स्कूलों को विशेषकर बंद किया जा रहा है जी। पिछले साल और इस साल में अपनी डायरी निकलती है एक जी। उसमें आंकड़े आते हैं पिछले साल कितने स्कूल थे, हरियाणा में ईब के कितने हैं। पिछली और ईब के साल में 4813 स्कूलों की कमी आई है अब की बार जी। इसका मतलब यह है कि सरकार ने 4813 स्कूलों को बंद कर दिया। चाहिए तो नए स्कूल खोलने जी। और ये बंद करने लग रहे हैं, तो इसका आंदोलन लड़ा तो सस्पेंड कर दिया। हमने इन चीजों की कभी परवाह नहीं की जी। ये सस्पेंड करो, टर्मिनेट करो, कुछ करो, लेकिन हमें यह पता था कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही दिशा में है और सही है, जरूरी है। इसलिए हमें कभी यूं दिक्कत नहीं आई। हमारे दिल मतलब हमने ये नहीं समझा कि भाई ये गलत हो रहा है जी। इसके करते करते जी बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हुई जी। कोई बड़ी उपलब्धि सर? एक मेरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं अपनी लाइफ की मान सकता हूं, 2003 में सर्व कर्मचारी संघ द्वारा रेगुलराइजेशन की एक पॉलिसी जारी करवाई, यानी कच्चे कर्मचारियों की पक्के करने की एक पॉलिसी निकली। उसमें क्या क्या चीजें, मतलब जो चीज बायलाज होते हैं, जिस विभाग का कर्मचारी उसमें फिट हो गया वही रेगुलर हो जाएगा जी। सब अपने पढ़े लिखे सब अपने अपने विभागों की करवा गए। 2 साल के बाद लगभग 5-6 में पॉलिसी मेरे हाथ में आई। मैंने देखा भाई हमारे स्कूलों में 1.5 घंटे का पार्ट टाइम कर्मचारी होता है और वो 1.5 घंटे का बेचारा 1.5 घंटे मतलब न्यू का न्यू ही रिटायर हो जाता था। हमने देखा वो रेगुलर होते हैं जी। किसी ने उसको उठाया नहीं। हमने यहाँ अधिकारियों से बात की तो किसी ने मतलब सबने मना कर दिया, ये नहीं रेगुलर हो सकते, तो 1.5 घंटे का कच्चा कर्मचारी है जी। हमने यहाँ उनका धरना शुरू करवाया कैथल के अंदर, सिर्फ कैथल के अंदर, पूरे स्टेट में नहीं। 40 दिन धरना चला। उसके बाद में इनको लेके डायरेक्टर हमारे के खंडेलवाल होते थे, वहां गए। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सब कुछ एक स्वर में बोल रहा था कि ये नहीं कि कभी भी पक्के हो सकते, हो ही नहीं सकते ये जी। मैंने हमारे जो डायरेक्टर थे खंडेलवाल साहब, मैंने उनको कहा जी ये डेडलाइन है, ये पॉलिसी है सरकार की और ये डेडलाइन पढ़ के आप यूं कह दो भाई ये नहीं हो सकते जी। एक शब्द नहीं बोलेंगे, हम वापिस चले जाएंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए उनकी सराहना करना चाहूंगा
कि वो वास्तव में अधिकारी थे, जो बात कहते थे वो करते भी थे। जी बिल्कुल। उन्होंने 1.5 लाइन पढ़ के और 2-3 मिनट यूं चुप बैठ गए और कहने लगे भाई ये रेगुलर होते हैं। हमने कहा जी रेगुलर होते हैं तो कर दो। कहने का मतलब पहली लिस्ट हम कैथल डिस्ट्रिक्ट की उन साथियों की रेगुलराइजेशन की निकलवाने में कामयाब हुए और पूरे स्टेट में इस बात की मतलब आग की तरह फैल गई कि 1.5 घंटे का कैजुअल या अपना पार्ट टाइम कर्मचारी भी रेगुलर हो सकता है। और हजारों हजार लोग रेगुलर हुए जिनके घरों के चूल्हे जड़े, या मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। और ईब मतलब 30 की बात है, ये 30 थी जी। अब वो लोग अगर मिल जाते हैं ना, वो कहते हैं ना मतलब जिस तरह पूजते हैं यूं रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग जी। अगर आप किसी की रोजी रोटी बनाते हो तो सबसे बड़ी वो होती है, या तो अपने गुरु की रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा स्टूडेंट करता है। अगर गुरु वास्तव में सही मायने में गुरु है तो उन्होंने बढ़िया तरीके से पढ़ाया उनकी। सबसे बड़ी टीस ये रहेगी, हमारे स्कूलों में एक तरफ तो पार्ट टाइम 1.5 घंटे का कर्मचारी रेगुलर होने लग रहा है जी। वहीं हमारे स्कूलों में पूरे वेल क्वालिफाइड सैंक्शन पोस्टों पर लगे हुए हमारे गेस्ट टीचर थे, अतिथि अध्यापक जी। उनने कहीं अपनी यूनियन बना ली, लेकिन तालमेल के अभाव की बात रहे या मतलब अज्ञानता की बात कहें, हम अपने आंदोलनों के माध्यम से उनको रेगुलर नहीं करवा पाए। 15-15, 16-16 साल से वो रिटायर भी गेस्ट के गेस्ट ही बेचारे होने लग रहे हैं जी। ये सबसे बड़ी टीस है कि हम उनको कमी चाहे कोई भी रही हो उनको रेगुलर नहीं करवा पाए, और कभी अगर मौका मिला तो यूं काम जरूर होगा जी। सर आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे धरना प्रदर्शन लोग करते हैं, किसान आंदोलन में भी कई नेता निकल कर आए। जैसे उसी दौरान अगर आपकी बात करें, आपने 28 साल लगातार मतलब धरने प्रदर्शन किए हैं, अब आपने राजनीति पारी की शुरुआत कर दी है। तो मतलब जो राजनेता लोग होते हैं वो वादे कर लेते हैं लेकिन चुनाव में खरे नहीं उतरते। दो बातें याद हैं, दो हमारे बड़े राजनेताओं की बात मुझे आज भी याद है जी। एक तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, वो एक बात कहते थे कि जब आपके विरोधी बढ़ने शुरू हो जाएं जी, तो ये समझो कि आपका ग्राफ बढ़ रहा है जी। दूसरे ज्योति बसु थे, कॉमरेड ज्योति बसु, जो 35 साल तक लगभग मुख्यमंत्री रहे पश्चिमी बंगाल के जी। और उन्होंने अपने आप ही स्वेच्छा से वो छोड़ी, वो आ रहे नहीं जी। किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपके स्टेट में ना तो कोई ऐसा काम हो रहा कि भाई आपने देश से बहुत बढ़िया काम कर दिया हो, और ना कोई और बात, उसके बावजूद आप आराम से ना कोई खर्चा करते, आप जी। आराम से इलेक्शन जीत जाते हैं बहुत ज्यादा मार्जिनों से। उन्होंने एक बात कही थी कि आप जनता से वायदे इतने करो जितने पुगास को जी। पंजाब और दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जी। यही खास बात है, क्योंकि ये सारे पढ़े लिखे हैं, पहले से एक विश्लेषण हो जाता है भाई हमारे पास इतना बजट है जी। और जो हम वायदा कर रहे हैं किस वायदे में कितना बजट खर्च हो सकता है, पैसे का इंतजाम कहां से होगा जी। और वो सारे वायदे पूरे करते हैं, इसलिए जनता को आप पर विश्वास है। और यही बात ज्योति बसु ने कही थी कि वायदे इतने करो जितने निभा सको, वायदे कम कर लो, काम ज्यादा कर दो जी। लोग आपको याद रखेंगे जी। आप अगर जनता का किया हुआ एक वायदा भी नहीं कर पाए पूरा जी, तो आपकी मतलब वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी जी। ओम प्रकाश चौटाला की भी बात कर रहे थे आप। हाँ, चौटाला साहब की तो वही थी कि भाई जब आपकी निंदा होनी शुरू हो जाए जी। बहुत से लोग खामखाई निंदा करनी शुरू कर देते हैं, जबकि आपसे उनका कोई वास्ता भी नहीं होता जी। एक नेचर होती है, ह्यूमन नेचर अलग अलग टाइप की जी। तो न्यू समझो कि आपकी मतलब पॉपुलरिटी बढ़ रही है जी। तो हाँ। ये बातें हैं, होती हैं मतलब इस फील्ड में जब आप सामाजिक काम करोगे तो आपके विरोधी भी खूब पैदा होंगे, खाम खाई के भी होंगे, जबकि आपका उनसे कोई वास्ता भी नहीं, कभी मिले भी नहीं हो मन माने जी। तो इन चीजों की परवाह किए बगैर आपको अपने मतलब गोल के ऊपर निशाना साधना है, निशाने पर गोल रहना चाहिए कि भाई
मैं ये टारगेट लेके चला हूँ, ये कैसे अचीव हो सकते हैं, और उसको फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए जो आपने करना है, लोगों से मिलना है, अपना समर्थन जुटाना है, जी वो हमने करना चाहिए। सर, जैसे आपने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व भी आप करते थे और करते थे। हाँ। कोई बैनर नहीं था आपके पास। अब आपके मतलब छाप लग चुकी है आम आदमी पार्टी की। तो क्या लगता है कि जो कर्मचारी, आप इतने हजारों कर्मचारी आपके साथ थे, अब वो आपका साथ देंगे? देखो 100% तो कभी नहीं देते जी लेकिन कर्मचारी की एक आवाज है। जी जो मैंने गूगल फॉर्म सर्वे किया, वो मेरे ज्यादातर कर्मचारी साथी थे। जी जी उन्होंने अपनी भावनाएं उसके माध्यम से व्यक्त कर दी, जी तो वो बिल्कुल साथ देंगे, जी हर तरह का साथ देंगे। और उन्हीं की वजह से, उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। जी ना मेरे अंदर कोई इतनी ताकत नहीं कि भाई मैं इतना पैसा खर्च कर दूं या और कर दूं, जी क्योंकि संसाधनों की भी जरूरत होती है। सब कुछ जरूरतें हैं पॉलिटिक्स में, किस चीज की नहीं है। जी मैं काम कर सकता हूँ, दिन रात कर सकता हूँ, जुनून के साथ कर सकता हूँ। मैंने अपने ऊपर इतना विश्वास है, मैंने जहां कदम रखे हैं वहां अपनी मेहनत से जी लगभग सफलताएं पाई हैं। आपको मैं एक किस्सा सुनाऊं छोड़ा हाँ। जब मैं पढ़ता था यहाँ RKSD कॉलेज से, मैंने BSc की, जी तो मेरा एक साथी था, वो कहने लगा इसमें कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, हरियाणवी स्किट होती है एक, कि आप हरियाणवी स्किट में आ जाओ। जी मैंने उससे कहा भाई मैं तो कभी स्टेज पे ही नहीं चढ़ा जी और मैं कैसे आ सकता हूँ। तो उन्होंने एक बात कही थी, हम डायलॉग लिख देंगे, आप आंख बंद करके वो बोल देना। जी तो ज्यादा कुछ न कहते हुए 1.5 साल में मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बेस्ट एक्टर था। जी और मेरे साथ कंपटीशन में कौन थे? महावीर गुड्डू, जो आज भी बहुत बड़े कलाकार हैं। मतलब मैंने छोड़ के सारे बड़े कलाकार थे, जी लेकिन क्योंकि एक जुनून था मैंने कि भाई ये काम करना ही करना है। जी कुछ लोग तो मतलब 15-15, 20-20 सालों से कलाकार थे, मैं तो 1.5 साल का था। और यूनिवर्सिटी के अंदर, पूरी यूनिवर्सिटी में बेस्ट एक्टर आना छोटी बात नहीं थी। जी बिल्कुल। तो मैं ये इसलिए नहीं बताना चाहता भाई मैं बेस्ट एक्टर भी आया था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां भी काम किया, चाहे कर्मचारी मूवमेंट में किया, चाहे स्टूडेंट मूवमेंट में, कहीं भी किया, मन से किया। मन से किया। काम करो तो मन से करो, वरना टाल रहने दो। कोई जबरदस्ती थोड़ी है, किसी ने जबरदस्ती थोड़ा भेजा है भाई आप राजनीति करो। जी, अब जैसे आपने आम आदमी पार्टी तो ज्वाइन कर ली है, तो आपका निशाना कैथल रहेगा या कलायत रहेगा, और चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? नहीं, निशाना और बिना निशाने की तो बात यह है, देखो जी पार्टी ज्वाइन करना मेरा काम था, जी आगे जिम्मेवारी देना मतलब पार्टी का काम है। जी जहां भी पार्टी खड़ी करेगी, जी मैं ये सोच के नहीं आया कि मैंने तो इलेक्शन ही लड़ना है। जी अगर पार्टी मेरा मतलब मेरी जरूरत संगठन में समझेगी तो मैं संगठन में काम करूंगा। जी और क्योंकि मैं एक बात समझता हूं, पार्टी और संगठन, जी कई बार लोग महत्वाकांक्षी हो जाते हैं इनमें, जी और वो पार्टी को महत्व ना देके अपनी टोली बनानी शुरू कर देते हैं। जी मेरा प्रयास ये रहेगा कि सबका सिर जोड़ के और पार्टी को ऊपर उठाएं, क्योंकि पार्टी है तो लोग हैं, व्यक्ति पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता। जी कर्मचारी संगठनों में भी आपने देखा, ये अकेला कैथल डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जन शिक्षा अधिकार मंच का धरना आज आज भी 8 महीने से चला हुआ है, लगभग 8 महीने होने हो गए। जी इसमें एक संगठन नहीं है, इसमें लगभग 54 संगठन है। जी हमारे यहाँ तो अध्यापकों में अलग अलग संगठन हैं, वो कभी इकट्ठे नहीं हुए, और हमने मतलब अध्यापकों के संगठनों को इकट्ठा किया। आज वो बिल्कुल एक दरी पर बैठते हैं, एक जैसी सोच है, अलग अलग फ्रंट में होते हुए भी वो इकट्ठा काम करते हैं। जी फिर शिक्षा को बचाने के लिए किसान, मजदूर, जन संगठन, दूसरे और संगठनों को, कर्मचारियों के संगठनों को, अध्यापकों के संगठनों को, सबको जोड़ के 54 संगठनों का सिर जोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। जी सर, काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है सिर्फ आपसे कि अब जैसे एक और चुनौती आपके सामने होगी, क्यों अभी तक तो आप मतलब एज ए कर्मचारी संघ के नेता बीच में जाते थे, अब एज ए मतलब आम आदमी पार्टी नेता लोगों के बीच में जाओगे और एक नई चुनौती है आपके लिए। तो क्या कुछ आपने प्लान बनाया है, किस तरह से मतलब विजिट रहेगी आपका, क्या कुछ प्लान रहेगा? देखो वैसे तो ये एक नया फील्ड है जी हमारे सीनियर साथी हैं जी यहाँ, हमारे सुखवीर चैल जी हैं जी या स्टेट लेवल पर
प्रभारी गुप्ता जी हैं, सुशील गुप्ता जी, जी अनुराग ढांडा जी हैं। जी मतलब इन लोगों से मार्गदर्शन लेते हुए और धीरे धीरे फील्ड में काम करना शुरू करेंगे, जैसा भी ये कहेंगे। जी और काम करते करते जहाँ काम करेंगे एक्सपीरियंस हो जाएगा। जी फिलहाल मेरा राजनीतिक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जी जी बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन काम करेंगे। जी राजनीतिक का एक्सपीरियंस तो किसी का भी नहीं था, अरविंद केजरीवाल का भी नहीं था, मनीष सिसोदिया जी का भी नहीं था, किसी का भी नहीं था। जी जी तो ये थे हमारे साथ मास्टर सतवीर गोयल जी, जिनसे हमने बातचीत भी की। और आपको बता दें कि अब इन्होंने नई पार्टी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है और पूरी चर्चाएं शहर में है। तो जो आप लोगों के सवाल थे वो लगभग मैंने सारे पूछ लिए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।